हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में आपको वही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपके सिलेबस में 7 यूनिट रहने वाली हैं। एंड यूनिट 1 है यूनाइटेड किंगडम, यूनिट 2 है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनिट 3 है ब्राज़ील, यूनिट 4 है रशिया, यूनिट 5 है चाइना, यूनिट 6 है साउथ अफ्रीका एंड यूनिट 7 है इज़राइल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिराज स्टडी पॉइंट। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यूनिट 1 से कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आप फिर कंक्लूज़न पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। एंड यहाँ हम 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, ब्रिटेन एंड रशिया, जिनके अंदर हम ये बताएंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं एंड यानी ब्रिटेन के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। एंड हम जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, यानी ब्रिटेन में किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। यानी कि हम बात करेंगे उन सभी फैक्टर्स के बारे में, सभी इवेंट्स के बारे में, इसके थ्रू ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि ब्रिटेन में संवैधानिक विकास हुआ। एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे रशिया के बारे में। एंड इसमें भी हम बात करेंगे कि रशिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे। जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो इन्फ्लुएंस होता है उस कंट्री की हिस्ट्री से, उस कंट्री की पॉलिटिकल ट्रेडिशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, यानी कि उस देश की इतिहास, राजनीतिक परंपराएं और संवैधानिक विकास जो है वो उस कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है उसके विकास के लिए। आगे बात करें रशिया और ब्रिटेन। रशिया और ब्रिटेन 2 ऐसी ही कंट्री है जिनके हिस्टोरिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग हैं, और उनके पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ने उनको शेप किया है। तो उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रिटेन जो है डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस जो हैं उसके अंदर डेवलप्ड हुए हैं। रशिया जो है वो सेंट्रलाइज्ड रूल को फॉलो करता है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट सिस्टम है। देन आगे बात करें तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप्ड होता है, कंट्री वाइज कंट्री कैसे डिफरेंट उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अभी बात करते हैं मेन फीचर्स और या फिर इम्पोर्टेंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ब्रिटेन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वर्क करता है, जिसके अंदर राजा और रानी, किंग और क्वीन जो होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के, बट जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के पास होती है, जिससे कि बैलेंस मेंटेन होता है और डेमोक्रेसी और ट्रेडिशन के बीच में। डेमोक्रेसी जो होती है पार्लियामेंट से आती है, ट्रेडिशन जो होता है वो उनके मोनार्की सिस्टम से रहता है। देन अगर आगे बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के पीछे क्या रीजंस हैं। पहला है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, लाइक जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है।
लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है डिफरेंट डिफरेंट लॉज, ट्रेडिशंस, जुडिशियल डिसीजंस, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड फीचर की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसको ईज़िली चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो ईज़िली उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा, और इसको अडेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है इस मेथड को, बिकॉज़ जो चेंजिंग के टाइम है, मतलब अलग अलग टाइम जैसे बदलता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम कंसिडर किया जाता है। किंग और क्वीन जो है वो वर्क करते हैं पार्लियामेंट की एडवाइस के अकॉर्डिंग। जो लॉ है वो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है ब्रिटेन में। एंड जो पार्लियामेंट है वो किसी भी लॉ को बनाती है एंड रिमूव भी कर सकती है। ये जो है पार्लियामेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करता है ब्रिटेन की। सो ये था थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ब्रिटेन में जिसमें किंग और क्वीन जो होते हैं वो फॉर्मल और सिंबॉलिक हेड होते हैं कंट्री के, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल यूनिटी को एंड ट्रेडिशन को। और गवर्नमेंट जो होती है उनके नाम पर फंक्शन करती है, किंग और क्वीन के, लेकिन जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के हाथ में होती है, जिससे कि डेमोक्रेसी एंड मोनार्की साथ में वर्क करते हैं ब्रिटेन के अंदर। देन बात करें आपके फिफ्थ फीचर के बारे में तो वो है रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दो हाथों में है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है अपने हर डिसीज़न का, हर जो उसने एक्शन लिया है उसका। और जो किंग और क्वीन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मली अपॉइंट करते हैं, जिससे कि डेमोक्रेसी जो है स्ट्रॉन्ग रहती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बात करें आपके सिक्स्थ फीचर की तो वो है बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। अभी हमने पीछे भी इस बारे में बात करी थी। वैसे जो ब्रिटेन में मोनार्की है या डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से फंक्शन है कर रही है, इवन अभी भी ब्रिटेन में इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अब चलती है, उनकी कंट्री में रन करती है। किंग और क्वीन जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते पॉलिटिक्स में, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए और ट्रेडिशन को फॉलो करते रहने के लिए उनका रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देन सेवेंथ फीचर की बात करें तो वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। किंग और क्वीन जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते और वो सभी सिटीज़न के लिए इक्वली वर्क करते हैं। वो मेंटेन करते हैं न्यूट्रलिटी को और वो पॉलिटिकल सिस्टम में अपना कोई ओपिनियन नहीं देते किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। एट्थ फीचर की बात करें दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जो है आती है चली जाती है, लेकिन जो मोनार्की है वो परमानेंट रहती है। तो ये जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल सिस्टम में, जो ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये था आपका एट्थ फीचर। अब बात करते हैं नाइन्थ फीचर की, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। मोनार्की जो है रिस्पेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस की ब्रिटेन के एंड इंस्टीट्यूशन की, जो हेल्प करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में, बिकॉज बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये थे आपके कुछ फीचर्स ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशंस के। आगे हम बात करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जिन्होंने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करते हैं, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ, बिकॉज़ उसकी जो अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए एंड जो रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन उभर कर आया। अगर बात करें मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तो पहला है इम्पैक्ट ऑफ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो 1215 के अंदर इंग्लैंड के किंग जॉन ने साइन किया, नॉबल्स ने उनको फोर्स किया, उसके बाद उन्होंने मैग्ना कार्टा को साइन किया, किंग
जॉन ने, इंग्लैंड के। ये जो डॉक्यूमेंट था वो लिमिट कर देता है एब्सोल्यूट पावर को किंग की, कि जो सबसे ज़्यादा पहले मोनार्की थी उसको लिमिटेड कर देता है। पहली बार ऐसा हुआ था ब्रिटेन की हिस्ट्री में। देन इसमें कहा गया था कि राजा भी जो है कानून से ऊपर नहीं है, और जो लोग हैं उनको प्रॉपर जस्टिस दिया जाएगा, उनके राइट्स पे फोकस किया जाएगा। पहले जो किंग बोलता था वही होता था, लेकिन जो मैग्ना कार्टा था वो बात कर रहा था कि किंग की जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड किया जाए और पीपल्स को और प्रेजेंटेबल किया जाए। जो ये मैग्ना कार्टा था वो उसको मार्क किया जाता है एज अ बिगनिंग ऑफ सिविल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसीलिए मैग्ना कार्टा को ब्रिटिश डेमोक्रेसी का फाउंडेशन कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और जो पीपल के राइट्स के बारे में ध्यान दे। और जो मैग्ना कार्टा था वो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, इसीलिए इसको फाउंडेशन बोला जाता है ब्रिटिश की डेमोक्रेसी का, जिसने डेमोक्रेसी को आगे और स्ट्रेंथन किया ब्रिटेन में। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ बात करते हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, दैट इज़ पेटिशन ऑफ राइट्स, जो आया था 1628 में, और डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन के किंग थे किंग चार्ल्स फर्स्ट। वो बिना किसी परमिशन के पार्लियामेंट के टैक्स कलेक्ट कर रहे थे और लोगों को जेल में डाल रहे थे विदाउट एनी रीज़न। देन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, एंड प्रोटेस्ट में जो पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंट करता है पिटिशन ऑफ राइट्स। पिटिशन ऑफ राइट्स उस किंग के खिलाफ एंड अपनी आवाज़ उठाते हुए देन वो बात करते हैं कि जो किंग की एब्सोल्यूट पावर है उसको लिमिटेड किया जाए। ये जो डॉक्यूमेंट है वो पार्लियामेंट अपोज करती है किंग की एब्सोल्यूट रूल को इस डॉक्यूमेंट से, एंड जो पार्लियामेंट की पावर इस रूल के बाद इंक्रीज़ होती है एंड प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स की फ्रीडम को। देन आगे बात करें थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, वो था ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 का। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ब्रिटेन के अंदर स्टैब्लिश किया, एंड जो किंग की पावर थी उनको लिमिटेड किया। पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया सुप्रीम पावर को, जिसके बाद ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया गया। एंड जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था वो बहुत हेल्पफुल था ब्रिटेन की हिस्ट्री में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया। एंड अभी जैसे डुअल रोल चल रहा है मोनार्की भी एंड डेमोक्रेसी भी, वो उसी से शुरुआत हुई उसकी। ये था आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अभी बात करते हैं फोर्थ के बारे में। तो फोर्थ था आपका बिल ऑफ राइट्स, जो आया था 1689 के अंदर। बिल ऑफ राइट जो था पास हुआ 1689 में, जिसने और भी ज़्यादा पावर दी पार्लियामेंट को और किंग की पावर को और लिमिटेड किया। आफ्टर दिस जो किंग था वो टैक्सेस भी इम्पोज नहीं कर सकता था और ना ही आर्मी रख सकता था बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। एंड मेनली बिल ऑफ राइट्स जो है राइट ऑफ सिटीज़न से ही जाने जाते हैं। यहाँ पर सिटीजन्स के राइट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली बात किया गया था। ये था आपका फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, दैट वाज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो था 1701 में। जो एक्ट था वो इंश्योर करता है जुडिशरी जो थी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे ब्रिटेन के अंदर एंड प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स को फेयरली, और जो डिसीज़न है वो फेयरली ले पाए। लेकिन पहले जो था मोनार्की इंटरफेयर करती थी, लेकिन आफ्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो जजेस थे उनको प्रोटेक्शन दी गई, जिससे कि वो बिना डरे फेयर डिसीज़न ले पाएँ, जिससे हम ब्रिटेन में इंडिपेंडेंस जुडिशियल सिस्टम लागू हुआ और स्ट्रेंथन हुआ। ये था आपका फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अभी बात करते हैं सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द कैबिनेट सिस्टम एंड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कैबिनेट सिस्टम डेवलप हुआ ब्रिटेन के अंदर, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर थी वो किंग से शिफ्ट होकर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास आ गई थी। प्राइम मिनिस्टर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के लिए, लेकिन जैसे कि उसके जो भी डिसीजंस और एक्शंस थे उसको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता था उनके लिए, जिसने कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया ब्रिटेन के अंदर। ये था आपका सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ बात करते हैं सेवेंथ के बारे में। तो सेवेंथ था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंदर रिफॉर्म एक्ट था 1832, 1867 और 1884 का, जिसने वोटिंग राइट को एक्सपेंड कर दिया था ब्रिटेन के अंदर। पहले जो थे सिर्फ रिच पीपल और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ही वोट दे पाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और जो अडल्ट सिटीजन्स थे, विमेंस थी, उनको भी ब्रिटेन के अंदर वोटिंग राइट्स मिलने लगे थे। और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो बढ़ गया था सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में, बिकॉज सभी पार्ट लेने लगे थे धीरे धीरे। एंड ये बहुत अच्छी एंड बड़ी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी डेमोक्रेसी की, जो ब्रिटेन के अंदर धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही थी। ये था आपका 7th फीचर, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये था आपका ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर के बारे में। अभी बात करते हैं रशिया के मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, जिसने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया। पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो रशिया के अंदर हुआ वो था ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल। रशिया के अंदर जो रूल था वो बहुत ही लंबे समय से ज़ार करते थे, उनके किंग को ज़ार बोला जाता था। इंग्लिश में इसमें टी जो है साइलेंट होता है। जो ज़ार थे उनके हाथों में ही कंप्लीट पावर होती थी रशिया की, एंड जो पीपल थे उनको बहुत कम ही पार्टिसिपेशन मिलता था गवर्नेंस के अंदर, इवन ना के बराबर। और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो सारे रूलर्स लेते थे, और इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूल जो है देखने को मिलता है रशिया के ट्रेडिशन के अंदर। सेकंड जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में ज़ार जो रूल था, ज़ार रूलर कह लो, या रशिया में जो रूलर्स थे, किंग थे, जिनको ज़ार बोला जाता था, उनका जो रूल था वो ख़त्म हो गया था, और जो सोवियत रूल यूनियन थी वो स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। सोवियत यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में स्टेट का जो कंट्रोल था पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड सोसाइटी के ऊपर, वो बढ़ गया था सोवियत यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। एंड जो सेंट्रलाइज्ड वन पार्टी रूल तो जो था रशिया में पहले से ही चला आ रहा था, सेंट्रलाइजेशन, वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ये था आपका सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं थर्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो रशिया के अंदर था, वो था इम्पैक्ट ऑफ द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो सोवियत पीरियड था, जब तक जो था सोवियत पीरियड रशिया के अंदर, तब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनते थे, बिगड़ते थे, बनते थे, लेकिन जो रियल पावर थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में ही रहती थी। सोवियत यूनियन में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए बनाया, मेनली पार्टी ही डिज़ाइन करती थी, बिकॉज़ वन पार्टी सिस्टम बहुत टाइम से चला आ रहा है रशिया के अंदर। पीपल जो थे उनको थोड़े राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जो फ्रीडम थी वो उनकी लिमिटेड थी रियल में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो थे राइट्स, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करें, जब उनकी वास्तव में बात करें, तो फ्रीडम बहुत ही लिमिटेड थी लोगों के लिए। सो रशिया के अंदर स्टेट और पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और जो डेमोक्रेसी थी वो वीक हो गई थी, सेंट्रलाइज्ड पावर जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही सारी पावर दी हुई थी। सो ये था आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। वो था फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, जो हुआ 1991 में। तो 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जिसके बाद रशिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। एंड उसके बाद रशिया ने एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया अपनी कंट्री के लिए। एंड जो कम्युनिस्ट रूल था वो वीकेन हो गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो और भी ज़्यादा वीक हो गया, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे रशिया के अंदर। और रशिया के अंदर मेजर चेंजेस जो हुए वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर हुए। ये थे इफ़ेक्ट सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद रशिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुई। करते हैं फिफ्थ रशियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो वो थी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1993, जो रशिया में
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इम्प्लीमेंट हुआ था रशिया के अंदर 1993 के अंदर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर करता है रशिया में एक फेडरल रिपब्लिक। जो रशिया है, रशिया के अंदर फेडरल रिपब्लिक जो है वो उसको डिक्लेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रेसिडेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो पार्लियामेंट थी उसको भी डिफ़ाइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रशिया के। एंड जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुआ था, उससे न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया रशिया के अंदर। जो प्रेसिडेंट जो था वो अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल था। एंड सो आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड धीरे धीरे रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी बढ़ती जा रही थी। तो ये था आपका 5th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ बात करते हैं 6th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो था इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत ट्रेडिशन। सोवियत यूनियन ख़त्म तो हो गया था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस फिर भी अभी भी था सोसाइटी में रशिया की एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी वर्किंग सिस्टम में। लाइक सोवियत पीरियड के टाइम पर जो ट्रेडिशनल रूल था वो था सेंट्रलाइज्ड रूल था। ट्रेडिशनल रूल ये था कि जो पावर थी वो सेंटर के हाथ में थी, मोस्ट ऑफ द पावर। उस टाइम पर जो पावर थी कम्प्लीटली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी सोवियत यूनियन के टाइम पर। इवन आज भी जो उनका ट्रेडिशन है सेंट्रलाइज पावर का, वो अभी भी रशियन पॉलिटिक्स में नज़र आता है। बिकॉज़ हमारी जो रूट्स होती हैं वो हमें इन्फ्लुएंस ज़रूर करती हैं, इवन हमारे फ्यूचर में भी। सो ये था 6th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ रशिया। नाउ बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ रशिया, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम। रशिया जो है एक फेडरल स्टेट है जिसके अंदर बहुत सारे रिपब्लिक्स और रीजन्स आते हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। जो कंट्रोल है स्टेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है अभी भी। बेशक उसके अंदर डिफरेंट रीजनल पावर्स हैं, लाइक इंडिया में स्टेट है, स्टेट के अंदर भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। इंडिया में भी सेंटर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रशिया में हमारे सेंटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल सेंट्रलाइज पावर है और वो दिखती भी है। रशिया में भी कुछ जो पावर है वो स्टेट के हाथों में दी गई है, लेकिन उसमें भी जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नज़र आता है। और रशिया जो है फेडरल और सेंट्रलाइज फीचर उसमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। 8th मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। रशिया के अंदर प्रेसिडेंट की पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और नेशनल पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। रशिया के अंदर मिलिट्री फॉरेन पॉलिसी वो भी प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड रूल जो है रशिया का वो और भी स्ट्रेंथन नज़र आता है कि पावर मोस्ट ऑफ द पावर कुछ ही हाथों में है। दैट इज़ लाइक प्रेसिडेंट जो होता है हेड होता है, सेंटर पावर उसी के हाथ में होती है। ये था आपका 8th मेजर डेवलपमेंट। नाउ बात करते हैं 9th मेजर डेवलपमेंट की, दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेंट्रलाइजेशन। हमने भी पीछे बात किया कि सेंट्रलाइजेशन भी है रशिया में, डेमोक्रेसी भी है। रशिया में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इलेक्शन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन रियल में जब बात करें वास्तव में जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है और प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है जो विपक्ष है, फ्रीडम और ऑपोजिशन है पार्टी है, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है अपने एक्सप्रेशन करने की कि उनके क्या विचार हैं पॉलिसीज़ को लेकर, गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेकर। और मीडिया को भी लिमिटेड पावर दी गई है, मीडिया को भी कोई रोल प्ले करने का हक नहीं दिया है। इसीलिए रशिया में जो सिस्टम है वो मिक्सचर दिखाई देता है डेमोक्रेसी का और सेंट्रलाइजेशन का। तो ये था आपका 9th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ बात करते हैं 10th के बारे में। 10th मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है रोल ऑफ जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंस की, जुडिशरी की, मीडिया की बात तो करता है, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस जो है जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा है और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। उनके कोर्ट्स के और मीडिया के ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर है मीडिया पर, जुडिशरी पर, ये एक सवाल खड़ा करता है रशिया के इंडिपेंडेंस पे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो इतनी स्ट्रेंथन क्यों है कि किसी और को वॉइस ही नहीं दे रखी है एक्सप्रेशन के लिए। सो नाउ बात करते हैं 11th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में।
दैट इज़ कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज़। वैसे तो रशिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, लेकिन इन प्रैक्टिस वास्तव में जब ग्रास रूट पे जाकर देखें तो जो रूलिंग पार्टी है वही हमेशा गवर्नमेंट बनाती है और उसी का गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ऑपोजिशन पार्टी को बहुत लिमिटेड रोल दिया गया है एंड जो डेमोक्रेसी है इन सब कारणों से बहुत वीक हो जाती है रशिया में, और जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है रशिया के अंदर। सो यही बात हो रही है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि कंट्रोल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। नाउ बात करते हैं 12th मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मॉडर्न रशिया। टुडे आज के टाइम पे रशिया में स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में बात तो करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज भी। सो जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और नेशनल यूनिटी को। सो ये जो चीज़ें हैं ये मेन आइडेंटिटी है रशिया के, मॉडर्न रशियन स्टेट की। जो अभी हमारे पास रशिया उभर कर आता है ये उसकी आइडेंटिटी है, लाइक स्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल सिस्टम में, यूनिटी हो नेशन में। सो ये थे आपके कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो रशिया को एक स्टेट बनाता है, करंट स्टेट की उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम काफ़ी कम है और इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और हो सकता है अगर हम इस टाइप की वीडियो बनाएं तो आपका एग्जाम ही निकल जाए। सो दैट्स वाई मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस पीडीएफ में से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम बहुत कम है और आपको जल्द से जल्द अपने जो सिलेबस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें कवर करना है। तो जैसे आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम और इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक।
आई रिक्वेस्ट यू आप इन ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आप किसी भी सेमेस्टर के जो नोट्स हैं उन्हें ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बाद आपको मिलने वाला है लेटेस्ट सिलेबस और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न। एंड देन इसके बाद अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और अगर आपने इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है हमारी पीडीएफ ख़त्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।